फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो फूलों का राजा है, फूलों का राजा कौन है आप सबको शायद पता होगा, गुलाब। आज मैं आपको गुलाब की केयर के बारे में बताने वाली हूँ कि विंटर्स में हम कैसे इससे बहुत अच्छी प्रोफ्यूज फ्लावरिंग हम अपने गुलाब के पौधे से ले सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं, कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो विंटर्स जब अच्छी सर्दियाँ पड़ने लगें उससे पहले हमें इसमें करने हैं। तो जो गुलाब है वो हर किसी के गार्डन में ज़रूर रहता है। किसी के पास 8-10 गमले भी अगर हैं, किसी का छोटा गार्डन है तो उसमें गुलाब ज़रूर रहता है। मतलब हर गार्डनर अपने गार्डन में गुलाब ज़रूर ग्रो करते हैं, चाहे वो टेरेस में हो चाहे ज़मीन में हो। आजकल जो कल्चर है उसमें पॉट में ज़्यादातर लोग गुलाब ग्रो करते हैं। तो इस गुलाब को हम विंटर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कैसे इसको तैयार करें कि सर्दियां जब आएँ तो ये हमारे गार्डन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीडियो पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें हमारा जो पॉट है उसकी क्लीनिंग कर देनी है। मतलब उसकी ज़मीन में अगर कोई वीड्स उग रही हैं या उसमें हमारे रोज़ प्लांट की सूखी सड़ी गली पत्तियाँ पड़ी हुई हैं तो उनको हमें वहाँ से हटा देना है। मतलब अपने जो पॉट है उसकी पूरी तरह से क्लीनिंग कर देनी है। इस तरीके से देखिए ये डिजीज़्ड रहती हैं लीव्स कई बार, तो इनसे जो फंगस है वो मिट्टी तक पहुँच जाती है और हमारे पौधे को ख़राब कर सकती है। तो इस तरीके से वीड तो देखिए इसमें कोई है नहीं ऐसी एज सच, तो जो पत्तियाँ पड़ी हुई हैं उनको हमें ऐसे क्लीन कर लेना है। इसकी क्लीनिंग के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमारे प्लांट का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, जो जितनी भी सड़ी गली पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, देखिए कितनी सारी लीव्स, इसमें ड्राई लीव्स भी लगी हुई हैं मेरे प्लांट पर, तो ये सब हमें हटा देनी है। जितनी भी सूखी पत्तियां हैं आपको नज़र आ रही होंगी, देखिए ये किस तरह की, तो ये सब इनसे हमारे प्लांट को क्लीन कर लेना है हमें बिल्कुल। फ्रेंड्स रोज़ की विंटर केयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होता है वो होता है इसकी प्रूनिंग। तो जो प्रूनिंग होती है प्लांट की, रोज़ प्लांट की, वो हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, इन सारी बातों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहली बात तो हम ये समझें कि प्रूनिंग की ज़रूरत क्यों होती है, कि हमें हमारे रोज़ प्लांट को हम ऐसे ही ग्रो क्यों नहीं होने देते, हम क्यों उसकी प्रूनिंग करते हैं। तो प्रूनिंग ज़रूरी होती है कि एक तो जो हमारा प्लांट की जो शेप होती है, क्योंकि हमने पॉट में हमारे पौधे को ग्रो किया हुआ है तो हम इसको बहुत ज़्यादा वाइल्डली ग्रो नहीं होने दे सकते। तो हमारी प्लांट की शेप को मेंटेन करने के लिए, जैसे देखिए ये इतना ही बड़ा, ये अगर मैं इसकी हर साल प्रूनिंग नहीं करती तो ये बहुत लंबा हो जाता, ब्रांचेस लैगी हो जाती, बहुत डी शेप दिखता मेरा प्लांट। अभी देखिए पूरा अच्छे से शेप में दिख रहा है। तो पहली जो चीज़ होती है कि हमारे प्लांट की शेप मेंटेन रहती है प्रूनिंग करने से। दूसरा होता है कि जब हम इन ब्रांचेस को प्रून कर देते हैं, इसके टिप्स को कट कर देते हैं, तो जो नीचे जो बर्ड्स रहती हैं, जो स्प्राउट्स होते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो आपके जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से होती है, जो न्यू ग्रोथ होती है उस पर फिर फ्लावरिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए भी हमें प्रूनिंग करनी पड़ती है। और दूसरा है कि आपके प्लांट पर अगर कोई डेड ब्रांचेज है, डिजीज्ड ब्रांचेज हैं, ख़राब हो रही हैं ब्रांचेस, तो वो भी रिमूव हो जाती हैं जब हम प्रूनिंग करते हैं। तो हमारा प्लांट बीमारियों से भी बचता है प्रूनिंग के थ्रू, तो इसलिए भी प्रूनिंग ज़रूरी होती है। तो प्रूनिंग जो होती है वो कई तरह से की जाती है। एक तो हार्ड प्रूनिंग होती है, एक सेमी हार्ड प्रूनिंग होती है और सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, और एक ट्रिमिंग भी होती है। तो ट्रिमिंग तो हम अपने पौधे की साल भर ही करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लावर ड्राई हो गया, सूख गया, तो उसको हटा दिया, और थोड़ा कोई अपन को डिजीज ब्रांचेस दिखी या डेड ब्रांच दिखी उसको हमने ट्रिम कर दिया। तो ट्रिमिंग तो हम साल भर अपने प्लांट की करते रहते हैं, लेकिन प्रूनिंग हमें साल में एक बार अच्छे से ज़रूर अपने रोज़ प्लांट की करनी चाहिए। तो चूँकि हम मैक्सिमम जो गार्डनर है वो पॉट में उगाते हैं जो रोजेज़ हैं उसको, तो पॉट में हमेशा सेमी हार्ड प्रूनिंग जो होती है वो प्रेफरेबल रहती है। क्योंकि हार्ड प्रूनिंग जब हम अगर पॉट में ग्रो कर रहे हैं और अगर अपने गुलाब को हार्ड प्रून हम कर देते हैं तो कई बार डाईवैक की समस्या आ जाती है। तो हमें पॉट में ग्रो किए हुए रोजेज़ की सेमी हार्ड प्रूनिंग ही करनी है। और उसमें भी जो हाइब्रिड टी रोजेज़ होते हैं जिनमें बिग साइज़ फ्लावर आते हैं उनको आप सेमी हार्ड प्रून कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लोरीबंडा, ग्रैंडीफ्लोरा, पॉलीएंथा, जो क्लाइंबर्स जो वैरायटी होती हैं उनको हमें एकदम सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होती है।
क्योंकि उनमें जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उतने ही नंबर ऑफ फ्लावर्स उसमें ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें फ्लावर्स भी छोटी साइज़ के होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि हम अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग कब करें। तो रोज़ प्लांट की जो प्रूनिंग है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि एक तो आपके एरिया में जो बारिश है वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब आपको रोज़ की प्रूनिंग, कई लोग ऐसे हार्ड एंड फास्ट थम रूल बना देते हैं कि अक्टूबर से रोज़ की प्रूनिंग कर लेनी चाहिए, अक्टूबर मंथ में कर लेनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ के प्लांट की प्रूनिंग के लिए जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको अपने एरिया के वेदर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपको जो आपकी रोज़ प्लांट की प्रूनिंग है वो अक्टूबर में करनी है कि नवंबर में करनी है कि दिसंबर में करनी है, कब करनी है। तो जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि आपका जो वेदर है, जो आपके एरिया का जो क्लाइमेट है, उसमें जो बारिश है वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब जो मॉनसून है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, रेनी सीज़न बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने रोज़ की प्रूनिंग कर दी और उसके बाद अगर बारिश आई तो आपके प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है या डायबैक की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब बारिश पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तब हमें अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग करनी है। और दूसरी कंडीशन होती है कि जब आपके एरिया के टेम्परेचर में डे और नाइट का टेम्परेचर चेंज हो जाए, मतलब लगभग 10 से 12 डिग्री का डिफरेंस आ जाए आपके डे नाइट के टेम्परेचर में। जैसे कि जैसे दिन में अभी यहाँ पर हमारे राजस्थान में कोटा में टेम्परेचर लगभग किसी दिन 32 है, किसी दिन 34 है, 30 भी है। इस तरीके से मतलब 30 से 34 के बीच में वेरी कर रहा है। और जो नाइट टेम्परेचर है वो कभी 20 है, 22 है, 24 है, मतलब इसी तरीके से है। तो जब आपके एरिया के डे और नाइट के टेम्परेचर में 10 से 12 डिग्री का डिफरेंस आने लग जाए तो उस समय आपको अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग करनी है। अगर डे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तब भी आप अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा विंटर जब आ जाती है तब भी आपको अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग नहीं करनी है। तो वो जो अक्टूबर का महीना है वो जैसे हमारे इधर के एरियाज़ हैं उसमें 3 अक्टूबर से, मतलब 3rd वीक ऑफ अक्टूबर से लेके नवंबर 2nd वीक तक, 20 नवंबर तक आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हो। वैसे तो 2nd वीक ऑफ अक्टूबर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अब जैसे इस बार हमारे यहाँ 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में बारिश हो रही थी तो रोज़ प्लांट की प्रूनिंग नहीं कर सकते थे। तो ये ध्यान रखना है कि इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसी हिसाब से आपको अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग की डेट डिसाइड करनी है कि हमें कब इसको प्रून करना है। और दूसरा ये जैसे एरिया वाइज, जैसे हम जो साउथ का एरिया है उसमें तो अभी भी बारिश हो जाती हैं, तो वहाँ पर जो प्रूनिंग का टाइम है वो नवंबर एंड या दिसंबर 1st वीक में भी प्रूनिंग करते हैं रोज़ की। इसी तरीके से पूना वाला एरिया है, वहाँ पर भी नवंबर एंड तक प्रूनिंग करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, रोज़ की जो प्रूनिंग का जो टाइम है उससे आप अपने रोज़ प्लांट की ब्लूमिंग को डिसाइड कर सकते हो। आप समझे कि रोज़ की जब आप प्रूनिंग करेंगे उस डेट से आप इसके ब्लूमिंग को डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि जब आप इसकी प्रूनिंग कर देंगे उसके 6 से 7 वीक के बाद आपका जो रोज़ प्लांट है वो ब्लूमिंग करता है, उसमें फ्लावरिंग होने लगती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो आपके प्लांट की फ्लावरिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम। जैसे कि जो कमर्शियली जो रोज़ ग्रोअर्स होते हैं, जो ग्रो करते हैं, मतलब कमर्शियली ग्रो करते हैं, वो कई बार ये देखते हैं कि हमारा जो रोज़ की मार्केटिंग है वो किस समय पे ज़्यादा अच्छी होने वाली है, हमारे फ्लावर्स का कब डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो वो उस हिसाब से थोड़ा सा इसकी जो प्रूनिंग की डेट होती है उसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये निश्चित है कि 6 to 7 वीक्स के बाद हमारा ये रोज़ प्लांट ब्लूमिंग करेगा। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग करते हैं। तो एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि जो भी टूल हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो शार्प होना चाहिए। तो ये चाकू वगैरह से या ब्लेड से कई लोग करते हैं तो वो सही नहीं है, उससे क्या टिश्यू डैमेज हो जाता है कटेड एरिया का, और कई बार उसमें जो डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें शार्प ऑब्जेक्ट लेना है कोई भी, जैसे कि ये रोज़ कटर है या सिकेटर इसको कहते हैं, ये आप ले सकते हैं। और इसको हमें सैनिटाइज़ कर लेना है। सबसे पहले सैनिटाइज़र सबके घरों में होते हैं, तो इसको सैनिटाइज़ कर लेना है इस तरीके से। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो सबके पास नहीं रहता है, लेकिन सैनिटाइज़र आजकल सबके घरों में है। तो इस तरीके से आप इसको सैनिटाइज़ करके
और साफ़ करके किसी साफ़ कपड़े से उसके बाद आप अपने रोज़ की प्रूनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रूनिंग में जितनी भी जैसे ये फ्लोरीबंडा वैरायटी है, इसमें वाइट कलर के रोजेज़ आते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर्स में रोज़ इसमें खिलते हैं। ये मेरा काफ़ी पुराना 5-6 साल पुराना प्लांट है, तो इसकी हम एकदम हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, इसकी हम सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो ग्रैंडीफ्लोरा, पॉलियंथा और ये क्लाइंबर, ये सब वैरायटी होती है, इनको हमें सॉफ्ट प्रून करना है। तो देखिए इसमें बर्ड्स आ रही हैं, अभी आपको दिख रही होंगी वीडियो में, लेकिन इन बर्ड्स का हमें लालच नहीं करना है। देखिए कैसी एकदम अजीब सी बर्ड है, जो अच्छा फ्लावर इसमें खिलेगा भी नहीं, तो ये हमें हटा देनी है। हमें उस चीज़ का इंतज़ार करना है जब इसमें प्रोफ्यूजली बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ खिलेंगे। तो अभी जो बर्ड्स खिली हुई हैं उनसे हमें लालच नहीं करना है, उन्हें हमें इस तरीके से हटा देना है। तो ये जितनी भी ब्रांचेस हैं जिनमें बर्ड्स आ रही हैं, सबको हमें इस तरीके से प्रून कर देना है। और जितनी भी डेड ब्रांचेज है, देखिए ये सूखी ब्रांचेज हैं कुछ, इनको भी हटा देना है, नहीं तो ये हमारे पूरे प्लांट को ख़राब कर देंगी। हमारे पूरे प्लांट में डाईबैक इससे हो सकता है। तो मतलब अच्छी तरह से आपके प्लांट को आपको क्लीन कर देना है। ये देखिए कितनी सारी सूखी ब्रांचेज भी इस पर लगी हुई हैं। और जितनी भी क्रिस क्रॉस ब्रांचेज हैं, ये देखिए बीच में अगर कोई ब्रांच है तो उसको भी आपको कट कर देना है, जिससे हमारे जो रोज़ प्लांट में जो एयर का सर्कुलेशन है वो अच्छा बना रहे। तो इस तरीके से हमें पूरे प्लांट की प्रूनिंग कर देनी है। आपको बर्ड्स का बिल्कुल लालच नहीं करना है। इसके बाद आपके प्लांट पर बहुत बर्ड्स आएंगी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, खूब फ्लावर खिलेंगे। तो अभी हमें सबको कट कर देना है। जब इसका परफेक्ट टेम्परेचर आएगा तब ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। तो अभी आप 15 नवंबर या 20 नवंबर तक आप अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको नहीं करनी है, क्योंकि उसके बाद इसका फेवरेबल टेम्परेचर स्टार्ट हो जाएगा, इसका ग्रोथ का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो ये उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो अभी आप कर सकते हैं। अगर आपने कर ली है पहले तो ठीक है, अगर आप लेट हो गए मतलब आप नहीं कर पाए हैं तो अभी भी टाइम है, आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने मेरे इस प्लांट को प्रून कर दिया है। प्रूनिंग के बाद हमारे प्लांट में किसी डाईबैक की, कोई फंगस की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जितने भी इसके कटेड एरिया हैं उनके ऊपर हमें इस तरीके से ये फंजीसाइड अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास ये फंजीसाइड नहीं है साफ़ वाला, तो आप हल्दी का पाउडर भी इसकी जो कटेड पोर्शन है उन पर आप लगा सकते हैं। इस तरीके से इनको खुला हमें नहीं छोड़ना है। जहाँ जहाँ आपने ब्रांचेस कट की हैं इसकी, वहाँ वहाँ आपको ये लगा देना है इस तरीके से। इसके बाद प्रूनिंग के बाद आता है कि हमको अब इसको, क्योंकि प्रूनिंग के बाद प्लांट की ग्रोथ होती है, उसमें न्यू जो स्प्राउट्स होते हैं वो फूटने लगते हैं, तो उसके लिए हमें अपने प्लांट को न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारे प्लांट की ये मिट्टी है इसको थोड़ा सा हमें खोद लेना है। अब इसकी जो नीचे की जो मिट्टी है उसको हम गमले की मिट्टी को ऐसे लूज़ करेंगे खुरपी की सहायता से, और इसकी 1 से 1.5 इंच मिट्टी को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इसकी रूट्स दिखने लगी हैं। अब रूट्स दिखने लग जाएं, इतनी ही मिट्टी को हमें बाहर निकालना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी को बाहर नहीं निकालना है। वो आपका 1 इंच में भी हो सकता है, 1.5 इंच में भी हो सकता है, जैसे भी हो। जैसे ये देखिए ये रूट्स आने लग गए हैं इसकी बाहर। इतनी मिट्टी निकालने के बाद हमारे जो रोज़ प्लांट को हमें 1 दिन के लिए लगभग इसी तरीके से छोड़ देना है। मतलब कहते हैं ना सोलराइजेशन इसका हो जाएगा इसकी रूट्स का, कि मान लीजिए रूट्स में बरसात के टाइम में ऑल टाइम मिट्टी गीली रहती है तो फंगस वगैरह डेवलप हो जाती है। तो वो फंगस जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी, जड़ों पर, मिट्टी पर, तो कोई भी अगर फंगस है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, मतलब सोलराइज हो जाएंगी। ये जैसे हम मिट्टी को भी सोलराइज करते हैं ना, पुराने गमलों की मिट्टी को धूप में रखते हैं 1-2 दिन के लिए, तो आप भी इसको 1 दिन के लिए फिर अपने प्लांट को इसी तरीके से छोड़ दें। 1 दिन इसको प्लांट को पूरा खुला छोड़ देने के बाद अब हम इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। तो फर्टिलाइज़र हमें कौन कौन सा इस्तेमाल करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मैं हमेशा फ्रेंड्स जो फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मैं अपने किसी भी प्लांट में नहीं देती हूँ। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं वो 3
लोगों को बहुत बेनिफिट देते हैं। एक तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहते हैं, प्लस हमारे प्लांट के लिए भी वो बेनिफिशियल रहते हैं। तो हमेशा हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करने चाहिए। हो सकता है कुछ 2 4 5 फ्लावर आपके प्लांट पे कम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अच्छे से इन फर्टिलाइज़र के साथ भी अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए मैंने क्या क्या इसके लिए लिया है। सबसे पहले तो देखिए ये बनाना पील फर्टिलाइज़र मैंने लिया है, क्योंकि मैं पोटाश यूज़ नहीं करती हूँ इनऑर्गेनिक, तो पोटेशियम के सोर्स के लिए मैंने ये यूज़ किया है। इसमें पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम भी अवेलेबल रहता है। और ये देखिए ये नीम की खली है, ये नीम की खली मैंने इस्तेमाल की है, जो बायो फंजीसाइड का भी काम करती है, प्लस ये न्यूट्रिशन भी हमारे प्लांट को देती है। ये स्टोन डस्ट है, स्टोन डस्ट में फॉस्फोरस रहता है, जिंक रहता है और कैल्शियम भी रहता है। ये अगर आपको कहीं मिलता है तो ये ज़रूर अपने प्लांट में आप यूज़ करें। ये यूज्ड टी लीव्स हैं, ड्राइड, जो घर में चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती बच जाती है उसको वॉश करके मैंने इसको ड्राई कर लिया है। तो ये तो सबके घरों में होगी, तो इसको आप फेंकें नहीं, इसको आप रख कर इस तरीके से इस्तेमाल करें। इसमें टैनिक एसिड प्रेजेंट रहता है जो रोज़ को काफ़ी पसंद होता है। और ये है ट्राइकोडर्मा, ये भी बायो फंजीसाइड है। ये जो हार्मफुल फंगस होती है उनको किल कर देता है और बेनिफिशियल फंगस की ग्रोथ को बढ़ाता है। और ये मेरा सीवीड ग्रेन्यूल्स है, ये सारे जो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी को पूरा करता है हमारे प्लांट में। ये बोन मील है, आपके पास बोन मील नहीं है तो आप इनमें से एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपके पास स्टोन डस्ट अगर है तो आप स्टोन डस्ट ही यूज़ कर ले। मान लीजिए आप वीगन हैं, आप बोन मील यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। प्लस मैंने ये देखिए बहुत सारा एक गोबर की खाद ली है। ये बहुत पुरानी अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद है जिसको मैं अपने प्लांट में देने वाली हूँ। तो ये सारा फर्टिलाइज़र मिक्स करके मैं मेरे इन रोज़ के प्लांट को फर्टिलाइज़ करूँगी। आप लीफ कंपोस्ट भी इसकी जगह पे ले सकते हैं, अगर आपको मिल जाता है तो वो और भी अच्छा है। अगर वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो भी दे सकते हैं, नहीं तो गोबर की खाद भी बेस्ट होती है, आप ये भी दे सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी तरह से डिकम्पोज्ड रहनी चाहिए और ये बहुत अच्छी मात्रा में हमें अपने रोज़ प्लांट को अभी फर्टिलाइज़ करना है, मतलब फर्टिलाइज़र देने हैं, क्योंकि जो रोज़ प्लांट है वो हैवी फीडर्स होते हैं। आप जानते हैं कि फूलों का राजा है तो राजा को थोड़ी राजा वाली ही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो देखिए मैंने ये अलग से एक टब में लिया है गोबर की खाद, तो मैं इन सारे फर्टिलाइज़र को अब एक साथ मिक्स कर लूँगी। इसी में हम ये गोबर की खाद भी मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मिक्स कर लिया है फर्टिलाइज़र। अब मेरे रोज़ प्लांट में मैं इनको अप्लाई करूँगी। तो मैं अच्छी क्वांटिटी में 4-4, 5-5 मुट्ठी के लगभग में ये जो मिक्स है वो इनको अप्लाई करना है, देना है अच्छे से, तभी हमारे प्लांट है वो अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। इसी तरीके से जो सारे रोज़ के प्लांट है मेरे, उनको मैं ये फर्टिलाइज़र अप्लाई कर दूँगी। अब ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद जो मिट्टी हमने निकाली थी गमलों में से, उसको इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरह से हमारे जो प्लांट की रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगी, वो बाहर कहीं भी इधर उधर वेस्ट नहीं होगा। कई बार जब हम ऊपर फर्टिलाइज़ कर देते हैं और पानी वगैरह डालते हैं अपने पौधों में तो वो कई बार बाहर आ जाता है निकल के फर्टिलाइज़र। तो ये नीचे मिट्टी के नीचे इसको दबाने का ये फ़ायदा रहता है कि ये पूरा प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारा फर्टिलाइज़र वेस्ट नहीं होता है। अब फर्टिलाइज़ करने के बाद और इनके ऊपर मिट्टी डालने के बाद हम इसकी वाटरिंग करेंगे। तो अभी वाटरिंग में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब वाटरिंग करें तो इतनी वाटरिंग करें कि बस इसका जो रूट सिस्टम है वो सैचुरेट हो जाए, मतलब इसके जो ड्रेनेज होल है उससे पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हमने जितना भी फर्टिलाइज़र इसको दिया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। इस समय हमें बहुत ज़्यादा पानी इनको नहीं देना है, बस इतना देना है कि ये इनका जो रूट सिस्टम है वो सैचुरेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी
अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है, उसको आपने फर्टिलाइज़ नहीं किया है विंटर सीज़न में अच्छे फ्लावर्स लेने के लिए, तो ये काम आप ज़रूर कर दें। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, आपके पास बोन मील नहीं है, नीम की खली नहीं है, ट्राइकोडर्मा नहीं है, तो ये सब कुछ अगर नहीं भी है तो आप ये सब चीज़ें छोड़कर अगर आपके पास सिर्फ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल है तो वो भी देकर आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कोई भी खाद जो आपके पास है वो ज़रूर अपने प्लांट को दें, जिससे कि विंटर में ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करे। और अभी तक आपने अगर प्रूनिंग नहीं की है तो 15 नवंबर, हार्डली 15 या 20 नवंबर आप मानिए, तब तक आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर लें। उसके बाद अगर आप नहीं कर पाते तो आप प्रूनिंग ना करें अपने प्लांट की, उसको जैसा है वो वैसे ही ग्रो करने दें, क्योंकि उसके बाद वो प्रूनिंग से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। तो अगर अभी आपने नहीं किया है तो अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, आप प्रूनिंग कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग अगर आपने नहीं की है, उनको फर्टिलाइज अगर अभी तक नहीं किया है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो विंटर्स में वो आपको अच्छी फ्लावरिंग देंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।